अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास जो टॉपिक ऑफ कंसीडरेशन है वो है माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स। ठीक है, तो माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स एंजाइम के काइनेटिक्स में, एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन में, एंजाइम की स्पीड ऑफ रिएक्शन में, एंजाइम के प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट में, एंजाइम के डिसोसिएशन ऑफ सबस्ट्रेट में, एंजाइम के जो काइनेटिक्स से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स। ठीक है, ये जो माइकलिस मेंटन ने एंजाइम की काइनेटिक्स के बारे में बात की थी, असल में वो चीज क्या है? बड़ा ही कंफ्यूजिंग हमारे पास ये टॉपिक होता है जब भी हम काइनेटिक्स की तरफ जाते हैं, ख़ास तौर पर एंजाइम की तरफ, और ख़ास तौर पर जब हमें जैसे ही एंजाइम काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं तो हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन और कुछ थोड़ी बहुत जो ES फॉर्मेशन है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, वो बता दी जाती हैं। और साथ ही हमें फिर माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स और फिर माइकलिस मेंटन के जो इक्वेशन डेरिवेशन है, ये माइकलिस मेंटन है, इसी पे सारी चीजें बेस्ड। इसकी डेरिवेशन, फिर इसका प्लॉट कैसे ड्रॉ किया जाता है, और उसके बाद लाइन वीवर बर्ग प्लॉट, और उसके आगे जो भी डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में बताना जो है वो शुरू कर दिया जाता है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आखिर में ये माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स है क्या चीज। कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होती है और फिर वो कंफ्यूजन बढ़ती चली जाती है। फिर हमें रट्टा लगाना पड़ता है माइकलिस मेंटन इक्वेशन के डेरिवेशन का भी, हमें रट्टा लगाना पड़ता है कि वो जो प्लॉट कैसे ड्रॉ होता है उसका भी, क्योंकि बीच में कॉन्सेप्ट कहीं से गायब हो जाता है। ठीक है, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे जो कॉन्सेप्ट पीछे है कि ये जो काम है ये इस तरफ आ कैसे रहा है। ठीक है, जो एंजाइम्स हैं, वो जो एंजाइम्स माइकलिस मेंटन के काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं वो किस तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है, जब हमें कॉन्सेप्ट की समझ आएगी तो फिर हमें उस माइकलिस मेंटन में क्या ड्रॉबैक्स थे या उसको लाइन वीवर बर्ग ने किस तरह दूसरी तरफ उसको मोड़ लिया, उसको वही सेम काइनेटिक्स को यूज करके थोड़ा सा रेसिप्रोकल, वो बात की बात है। आज हमने देखना है कि माइकलिस मेंटन के जो हमारे पास काइनेटिक्स है वो क्या भला है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक रियल टाइम एग्जांपल। और वो एग्जांपल क्या है? मतलब बिल फर्ज हमारे पास एक रिसर्च है, हम एक रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज पे, एक एंजाइम और सबस्ट्रेट। ठीक है, उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये एंजाइम जब इस सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन, उसमें कितनी अफिनिटी है एंजाइम और सबस्ट्रेट में कितना फास्ट हमारा रिएक्शन मूव करता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सारा कुछ हो रहा होता है। ठीक है, सिंपल जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और सबस्ट्रेट के साथ मिलने के बाद ES की फॉर्मेशन होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, और उसके बाद फिर वो डिसोसिएट करता है एंजाइम और प्रोडक्ट्स की तरफ। ठीक है, सिंपल एक जनरल जो हमारे पास है बता दिया जाता है एक रिएक्शन के इस तरीके से अमूमन एंजाइम काम करते हैं। हालांकि बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, कई स्टेप्स में जाके फिर वो हमारे पास आखिर में फाइनल प्रोडक्ट्स देते हैं, लेकिन हमने सिंपल केस जो है वो लेकर चलना है। और वो सिंपल केस क्या है, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि सिंपल हमारे पास एक एंजाइम है, वो एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और उससे क्या होने वाला है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, और उससे क्या होता है, फिर एंजाइम और प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, इस काम के लिए कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, तो उस काम के लिए हम बेसिक सा जो एक एग्जांपल है वो कंसीडर करते हैं। और ये जो एग्जांपल है इसमें बेसिकली क्या है, एक एंजाइम होता है बीटा लैक्टामेज। क्या नाम है उसका? बीटा लैक्टामेज। अब ये जो बीटा लैक्टामेज है ये कुछ बैक्टीरिया में होता है, और जिन बैक्टीरिया में ये बीटा लैक्टामेज एंजाइम एक्टिव होता है उन बैक्टीरिया के ऊपर पेनिसिलिन, जो हमारे पास एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, वो काम नहीं करते। ठीक है, वो उस पेनिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस जो है वो शो करते हैं। कौन? बैक्टीरिया। किन बैक्टीरिया में होता है, मतलब कौन से वाले बैक्टीरिया? जिन बैक्टीरिया में हमारे पास बीटा लैक्टामेज एंजाइम एक्टिव होता है, काम कर रहा होता है, प्रॉपर काम कर रहा होता है। तो बेसिकली क्या है, अगर मैं उस कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा कि जब इसको पेनिसिलिन मिलती है
तो ये पेनिसिलिन के साथ रिएक्ट करके इसको पेनिसिलॉइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और इस तरीके से पेनिसिलिन के जो इफेक्शन है, वो जो बैक्टीरिया के खिलाफ उसका काम है, वो ख़त्म हो जाता है और इस तरीके से जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे पास रेजिस्टेंट हो जाते हैं पेनिसिलिन के खिलाफ। ठीक है, तो ये बीटा लैक्टामेज हमारे पास एक एंजाइम है, वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है। सबस्ट्रेट बिलफर्ज यहाँ पे मैंने कंसीडर किया हुआ है पेनिसिलिन। क्या कंसीडर किया हुआ? पेनिसिलिन सबस्ट्रेट है, उसको मैंने कंसीडर किया हुआ है। मुझे पता है बीच में ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और आखिर में एक प्रोडक्ट बनेगा पेनिसिलॉइक एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को मेंशन नहीं कर रहा। यहाँ पे बात ये है कि ये जो एंजाइम है वो इस प्रोडक्ट को कितना जल्दी कर रहा है। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, वो कितना जल्दी हो रहा है। ठीक है, वो चीजें मैंने मेंशन की। अब उस तरह हमारा अभी फिलहाल फोकस नहीं है, लेकिन इसी डाटा को मैंने उठाना है और उसके बारे में थोड़ा सा हमने समझना है। ठीक है, उस डाटा को हमने उठाना है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ बताना था कि ये डाटा किस बारे में है। अब है क्या बेसिकली, बिलफर्ज ये मैंने यहाँ पे एक ग्राफ जो है वो ड्रा किया हुआ है, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है तो साथ साथ जो है इस चीजों को समझना है। यहां पे सिंपल एक ग्राफ है कंसंट्रेशन और टाइम के लिहाज से। किसके लिहाज से? कंसंट्रेशन। किस चीज की कंसंट्रेशन है? वो कॉमन है, इसमें सबस्ट्रेट भी है, इसमें प्रोडक्ट भी है, इसमें एंजाइम भी है, इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी है। सारों की कंसंट्रेशन के हवाले से एक कॉमन ग्राफ है। तो अब अगर इस ग्राफ को हम देखते हैं, तो इस ग्राफ के हवाले से मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है वो कंसीडर करता हूँ। छोटा सा एक्सपेरिमेंट में क्या कंसीडर कर लेता हूँ कि यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 टेस्ट ट्यूब्स में ले लेता हूँ। कितने टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ? 6 टेस्ट ट्यूब्स ले लेता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। कितने टेस्ट ट्यूब्स ले लिए? 6 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए। इन 6 टेस्ट ट्यूब्स में मैं पहले वाले टेस्ट ट्यूब में, किसमें? पहले वाले टेस्ट ट्यूब में डाल लेता हूं 1 मिलीमोलर या माइक्रोमोलर या जो भी है। ठीक है, यहां पे वैसे ये माइक्रोमोलर्स में है, तो हम माइक्रोमोलर जो कंसंट्रेशन का यूनिट है मोलैरिटी के लिहाज से। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास मोलैरिटी होता है, तो यहां पे माइक्रोमोलर के हिसाब से इस वाले टेस्ट ट्यूब में मैंने 1 माइक्रोमोलर पेनिसिलिन डाल दी। पेनिसिलिन हमारी क्या है? सबस्ट्रेट है। ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया? 1 माइक्रोमोलर की हमने पेनिसिलिन डाल दी। इस वाले में हमने डाल दी 3 माइक्रोमोलर की। इसमें कितनी डाल दी? 3। यहां पे 1 डाली थी, यहां पे 3 माइक्रोमोलर डाल दी। इस वाले में मैंने डाल दी 5 माइक्रोमोलर। कितने माइक्रोमोलर? 5। इस वाले में मैंने डाल दी 10 माइक्रोमोलर। और इस तरीके से कंसंट्रेशन जो है वो वेरिएट कर रहा हूं मैं। यहां पे मैंने डाल दी 30 और यहां पे डाल दी 50 माइक्रोमोलर। ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स मैंने इन 6 टेस्ट ट्यूब्स में डाल दिए। ठीक है, यहां पर भी रिएक्शन होना है, यहां भी होना है, यहां भी होना है, यहां भी होना है, यहां भी होना है, सारों में होना है। ठीक है, मैंने इसमें सबस्ट्रेट जो है वो डाल दिए। सबस्ट्रेट डालने के बाद में हर एक में, किसमें? ये बात याद रखना, हर एक टेस्ट ट्यूब में सेम अमाउंट ऑफ एंजाइम डालूंगा। क्या कर रखूंगा? सेम अमाउंट ऑफ एंजाइम डाल दूंगा। ठीक है, इसमें जितना बिलफर्ज में 1 क्या माइक्रोमोलर है, तो हमेशा याद रखना सबस्ट्रेट ज्यादा होंगे, एंजाइम कम डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो कम डालेंगे, तो लेकिन जितने भी डालूंगा वो मैं सेम डालूंगा। इसमें भी वही सेम अमाउंट ऑफ एंजाइम। ठीक है, फिर इसका रिएक्शन देखूंगा। क्या करूंगा? इसका रिएक्शन सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए देख रहा हूं, 1 घंटे के लिए देख रहा हूं, 1 दिन के लिए देख रहा हूं, जो है, लेकिन अमाउंट ऑफ टाइम सेम है। ठीक है, पहले इसमें मैंने बिलफर्ज में यहां पे 60 मिनट्स कंसीडर करता हूं। 60 मिनट्स के लिए, 60 मिनट्स कह रहा हूं, सॉरी, 1 मिनट के लिए, 60 सेकंड्स के लिए, 60 सेकंड्स के लिए मैं देखूंगा। मैंने इसमें एंजाइम डाल दिया, ऑलरेडी उसमें पेनिसिलिन अवेलेबल थी। ठीक है, तो इसको भी मैं 60 सेकंड्स के लिए ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, उसके जो कैलकुलेशंस है वो करने। एंजाइम सेम अमाउंट डाल दिया, इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ एंजाइम डालूंगा। ठीक है, और सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए देखूंगा।
इसी तरह इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ एंजाइम, सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए देखना है। इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ एंजाइम और सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए देखना है। सारों में इस तरह करना है, ठीक है। इसमें भी एंजाइम डालने, सेम अमाउंट ऑफ एंजाइम, सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने डिवाइस किया, यहां पे हम अमाउंट ऑफ एंजाइम भी सेम रख रहे हैं, ठीक है। हम अमाउंट ऑफ टाइम, कितने टाइम के लिए देख रहे हैं, वो भी सेम रख रहे हैं। एक चीज जो कि वेरिएट कर रही है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये जो एंजाइम है उसका जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती चली जाएगी तो उसका जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का आपस में रिलेशन है वो किस तरह का आएगा, ठीक है। कि जैसे जैसे जब सबस्ट्रेट बिल्कुल कम हो तो क्या होगा, जब बिल्कुल ज्यादा हो तो क्या होगा, जब उसके बीच में वेरिएट कर रहे होंगे सबस्ट्रेट तो क्या सीन होगा, ठीक है। ये मेरा सीन है। मैं क्या देखना चाह रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि वो जो एंजाइम है वो जो सेम अमाउंट ऑफ एंजाइम सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एक कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट पे वो किस कंसंट्रेशन पे कितना ज्यादा होता जा रहा है, मैं ये चीज देखना चाह रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए ये चीज सेटअप की। अब जैसे बिलफर्ज मैं इनमें से कोई भी एक ट्यूब उठाता हूं, ठीक है, कोई भी एक ट्यूब, हमने सिर्फ समझने के लिए कोई भी एक ट्यूब उठाता हूं, तो अब उस ट्यूब में जैसे ही, ठीक है, मतलब यहां पे सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है, जैसे ही मैं एंजाइम डालता हूं, तो जैसे ही एंजाइम डलते हैं तो उसमें बिल्कुल इंस्टेंटेनियस, जिसे कहते हैं माइक्रो सेकंड्स के हवाले से या मिली सेकंड्स के हवाले से जब हम देखेंगे तो शुरू में क्या है, सबस्ट्रेट चाहे जितना भी मैंने डाला है लेकिन सबस्ट्रेट हमारे पास फुल कंसंट्रेशन में होगा क्योंकि अभी उसमें एंजाइम डला नहीं है, ठीक है। जब ये जीरो पे अगर हम कंसीडर करें, मतलब जब उसमें एंजाइम नहीं डला तो जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, क्या है हमारे पास है, बहुत ज्यादा फुल होती है। और इसी तरीके से जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल जीरो पे होगी। ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ये जो ब्लू लाइन है ये हमारे पास बिल्कुल जीरो पे है, कंसंट्रेशन बहुत हाई है, ठीक है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल स्टार्ट में हमारे पास बिल्कुल जीरो है, क्या है हमारे पास है, बिल्कुल जीरो है। इसी तरीके से जैसे ही मैं इसमें एंजाइम डालता हूं, ठीक है, अब ये हमारे पास एंजाइम है, ये जो रेड वाला है, तो ये एंजाइम यहां पे क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के हवाले से एंजाइम जो है वो हमारे पास कम होंगे, इसके जो ग्राफ है यहां से बिल्कुल जैसे ही मैं एंजाइम डालता हूं शुरू में वो बिल्कुल हाई होंगे क्योंकि अभी उन्होंने सबस्ट्रेट के साथ जुड़ना है। किसके साथ जुड़ना है, सबस्ट्रेट के साथ। इसी तरीके से ये जो ES की फॉर्मेशन है, मतलब ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, बिल्कुल शुरू में इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल स्टार्ट में इनिशियल। और ये ES अभी बनेगा, मतलब प्रोडक्ट तो पहले नहीं ना बनेगा, पहले ES बनेगा, तो ये ES वाला भी अभी बिल्कुल जीरो पे है, क्या है हमारे पास है, बिल्कुल जीरो पे है। और अगर हम इन कंडीशंस को यहां पे बिलफर्ज यहां से देखते हैं, इस ग्राफ को यहां तक देखते हैं, तो मैं करना क्या चाह रहा हूं, बेसिकली मैं करना यह चाह रहा हूं कि जो अमाउंट ऑफ टाइम है उस टाइम में हमारा प्रोडक्ट कितना बन रहा है, उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, वो प्रोडक्ट हमारे पास कैसे बन रहा है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इनको स्टेबल करवाने की जरूरत है। क्या करवाने की जरूरत है, स्टेबल करवाने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट होगा माइक्रो सेकंड, मतलब मिली सेकंड्स में इस चीज को हम देख रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट में अगर हम देखेंगे तो अब देखो जैसे ही ये हम इसमें एंजाइम डालेंगे, इस ट्यूब में एंजाइम डालते ही हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। क्या होना, जो रैपिडली कम होना शुरू हो जाएगी, एकदम से ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी, क्यों कम होगी, क्योंकि फ्री सबस्ट्रेट पहले तो थे लेकिन जैसे ही उनके साथ एंजाइम जुड़ेगा तो ES की जो फॉर्मेशन है वो रैपिडली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सबस्ट्रेट कम होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो सबस्ट्रेट अब ES के साथ बांड बना रहे हैं, ठीक है। वो ES जो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो बनता जा रहा है रैपिडली। हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट के जो क्या है, हमारे पास जो ग्राफ है वो ऊपर चली जाएगी, रैपिडली चेंजिंग हो रही है सारी, सबस्ट्रेट में भी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में भी। इसी तरीके से जो हमारे फ्री एंजाइम्स हैं वो भी रैपिडली चेंज कर रहे हैं। शुरू में हमारे पास क्या है, ये रैपिडली चेंज करते हैं, एकदम से ग्राफ बिल्कुल नीचे आ रहा है। तो इस वाले स्टेट में जब ये हमारे पास स्टेट होता है जिसमें हर एक चीज रैपिडली चेंज कर रही है, ठीक है, तो जो रैपिडली चेंजिंग होती है इस स्टेट को हम बोलते हैं, प्रॉपर नाम दिया जाता है प्री स्टेडी स्टेट। क्या नाम दिया जाता है, प्री
स्टेडी स्टेट। प्री स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि इससे अगला जो स्टेट है वो स्टेडी है, वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये स्टेट है, इस स्टेट में मैं प्रोडक्ट कितना बना इस चीज को मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कंपेयर कर सकता, उसको क्यों मैं मालूम नहीं कर सकता? क्योंकि हर चीज रैपिडली चेंज हो रही है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी रैपिडली चेंज हो रही है, हमारे पास है एंजाइम की कंसंट्रेशन भी रैपिडली चेंज हो रही है, और हमारे पास ईएस की कंसंट्रेशन भी रैपिडली चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो यहां पर अगर मैं वो रेट निकालता हूं, वो जो रेट है हमारे पास वो बेसिकली क्या है, हमारे पास वी नॉट हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास वो बनता है ईएस पे बेस करता है, क्योंकि ये ईएस हमारे पास स्टॉप रिएक्शन है। ठीक है, मतलब स्टॉप रिएक्शन करो, लिमिटिंग रिएक्शन है। ईएस जितना होगा उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स वगैरह बनेंगे। ठीक है, तो अब जब ईएस जो है हमारे पास वो भी रैपिडली चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो मैं वहां पे मेजरमेंट नहीं ले सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं एंजाइम के हवाले से भी नहीं ले सकता। तो ये जो रैपिडली चेंजिंग वाला हमारे पास स्टेप होता है किसी भी एंजाइम के बिल्कुल शुरू में, उसको बोलते हैं प्री स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं? प्री स्टेडी स्टेट। अब उसके बाद क्या है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, हम अब सबस्ट्रेट को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, मेन चीज हमारे पास ईएस है, याद रखना। ठीक है, अब ये ईएस के हवाले से ही हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो वो ईएस को अगर हम देखते हैं तो इससे थोड़ा सा आगे हम अगर इस वाले स्टेज पे आ जाएं, इस स्टेज में, इस स्टेज पे आ जाएं, ठीक हो गया। तो इस स्टेज पे हमारे पास देखो, तो जो रेट ये जो ईएस है और वो जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जो कंसंट्रेशन है और जो हमारे पास फ्री एंजाइम की कंसंट्रेशन है वो रिलेटिवली तकरीबन कांस्टेंट हो जाती है, स्टेडी हो जाती है, बिल्कुल बराबर बराबर सी हो जाती है। देखो कि अगले स्टेट में, क्योंकि अब देखो प्रोडक्ट बनना भी शुरू हो गए हैं, सबस्ट्रेट तो वैसे ही कम हो रहा है, वक्त के साथ साथ सबस्ट्रेट जो है वो कम होते जाएंगे, तो सबस्ट्रेट तो वैसे भी कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी बनना शुरू हो गए, लेकिन इसके दौरान जो हमारे पास फ्री एंजाइम की कंसंट्रेशन है और जो हमारे पास ईएस की कंसंट्रेशन है वो तकरीबन रिलेटिवली बराबर बराबर हो जाती है। तो यहां पे मैं मेजरमेंट ले सकता हूं, क्योंकि यहां पे ये जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी कांस्टेंट है, रिलेटिवली कांस्टेंट है। तो इस रिलेटिवली कांस्टेंट ये जो स्टेट है हमारे पास, ये जो हमारे पास ग्राफ से पीछे पीछे ये जो स्टेट है, इस स्टेट का भी एक प्रॉपर नाम है और उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। एक ऐसा स्टेट जहां पे ईएस के जो कंसंट्रेशन है वो तकरीबन बराबर है, अगर उतना ईएस बन रहा है तो उतना ई फ्री भी हो रहा है। क्या हो रहा है? उतना ही ई फ्री भी हो रहा है। फ्री ई का मतलब क्या है कि यहां पे एंजाइम कंसंट्रेशन फॉर्मेशन, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसकी फॉर्मेशन और डिसोसिएशन वो तकरीबन सेम सेम है। क्या है हमारे पास? है सेम सेम है, मतलब ये ईएस है, ये हमारे पास इधर भी डिसोसिएट कर रहा है इधर भी डिसोसिएट कर रहा है। इस चीज को हमने समझना है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन के डेरिवेशन में। लेकिन यहां पे वो जो स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट में क्या है कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम और हमारे पास जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो तकरीबन बराबर बराबर हो जाता है। तो इस स्टेट पे हमारे पास कैलकुलेशंस जो है वो इजी हो जाती है। क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। यहां पे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो जाता है फास्ट। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर ये वैल्यूज फिर से चेंज होना रैपिडली शुरू हो जाएंगी। जैसे इसे आगे जाएंगे ये फिर नीचे और ये ऊपर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्टेट है जहां पे ये दोनों हमारे पास थोड़े से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, इस स्टेट को क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। और इस स्टेडी स्टेट पे कैलकुलेशंस करना हमारे लिए कदरे इजी हो जाती है। क्या हो जाती है? कदरे इजी हो जाती हैं। तो ये हमारे पास स्टेडी स्टेट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? स्टेडी स्टेट हो गया। अब देखो कैलकुलेशंस यहीं पे क्यों मस्ट हो जाती है? क्या हमारे पास कैलकुलेशंस इसी ग्राफ में के इसी स्टेडी स्टेट पे क्यों मस्ट हो जाती है? अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाह रहे हैं तो उसकी एक वजह है, और वो वजह क्या है कि बिलफर्ज इसमें ये रिएक्शन हो रहा है, तो जैसे ही हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है तो जैसे जैसे ही प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा, तो अब हम कहते हैं कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस है वो रिवर्सिबल भी होते हैं। क्या होते हैं? रिवर्सिबल भी होते हैं। तो जैसे जैसे ये प्रोडक्ट अक्यूमुलेट करता है वैसे वैसे ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट दोबारा से सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
दोबारा से इस चीज में कन्वर्ट हो जाए, दोबारा से इस चीज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। जैसे ही हमारे पास देखो ये EP शुरू में बहुत कम था तो फॉरवर्ड रिएक्शन मूव कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे ही P बढ़ता जाएगा तो फिर चांसेस है कि ये दोबारा से रिवर्स भी आना शुरू हो जाए, और वो इससे आगे पॉसिबल भी है। तो इससे पहले पहले हमने वो कैलकुलेशंस, वो मेजरमेंट्स जो है वो लेनी होती है। वो क्या करनी होती है? लेनी होती है, क्योंकि जो हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन है, क्या है हमारे पास जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, वो डिपेंड करता है जब ES टूट के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, इसके डिसोसिएशन पे कन्वर्ट कर रहा है, डिपेंड करता है ES। ठीक है, तो वो इस स्टेज से आगे दोबारा से एब्रप्टली चेंज करेगा, इससे पहले भी वो रैपिडली चेंज कर रहा था। तो ये जो स्टेडी स्टेट है, इस स्टेट पे हमारे पास फिर कैलकुलेशन जो है, जो माइकलिस मेंटेन किनेटिक्स के अंदर जो कैलकुलेशन है वो इस स्टेट पे ली जाती है, जिसको कहते हैं स्टेडी स्टेट। क्या हमारे पास स्टेडी स्टेट, और यहाँ पे फिर डेरिवेशन के द्वारा अजम्पशन की जाती है, उसको वहां पे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया जो प्री स्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट, ये सारा सीन हो गया। अब इस सारे सीन के बाद हम आते हैं दोबारा से अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो है वो कंसीडर किया हुआ था। क्या किया हुआ था? कंसीडर किया हुआ था। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से पहले हमें कुछ चीजें जो हैं वो जहन में रखनी है, और वो चीजें क्या है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, अगर हम सबस्ट्रेट बहुत लो रखेंगे, क्या करेंगे? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बहुत लो रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करने में जो उनका चांस है, जो इन ES फॉर्मेशन के जो चांसेस हैं वो ज्यादा नहीं होते, वो हमारे पास ज्यादा नहीं होते अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में जो सबस्ट्रेट है उसको एंजाइम के पास पहुंचना होगा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट के पास आ रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन डिफ्यूजन होगी सेल के अंदर सबस्ट्रेट के, उसके बाद जो एंजाइम है वो उस पर रिएक्ट करेंगे। अगर सबस्ट्रेट कम है तो डिफ्यूजन भी कम होगी, फिर उसके बाद वो जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के पास पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, चांसेस वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो एंजाइम की सबस्ट्रेशन कम नहीं रख सकेंगे, हम एंजाइम की सबस्ट्रेशन ज्यादा, जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रखेंगे। ज्यादा कंसंट्रेशन पे जो चांसेस ऑफ बाइंडिंग है, जो चांसेस ऑफ ES फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो जाते हैं, और माइकलिस मेंटेन ने भी इस वजह से जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थी वो ज्यादा कंसीडर की थी, क्योंकि ज्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या करती है, ज्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इस चीज को अलाउ करती है कि अब एंजाइम के जो फॉर्मेशन है, जो एंजाइम अपना काम है वो बेहतरीन तरीके से दे सके, प्रोडक्ट्स हमारे पास एंजाइम की वजह से वो ज्यादा मिल सकेंगे अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा हो। इसकी मैं एक एग्जांपल जो है वो देता हूं कि बिलफर्ज ये एंजाइम हमारे पास एक कोई फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में कोई बिलफर्ज बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में वर्कर है एक एंजाइम, ठीक है, एक बंदा है काम करता है, बिस्किट की फैक्ट्री है, और उस बंदे का काम है कि जो बिस्किट है उनको पैक करना। जो मुख्तलिफ हमने जो बिस्किट देखे हैं वो डब्बे में, एक डब्बे में 6 या 12 पैकेट्स होते हैं बिस्किट्स के, तो उसका काम यही है कि उस पैकेट्स को उस डब्बे में, उस कार्टन में पैक करना, उस वर्कर का काम। तो अब क्या है कि वो बिस्किट उसको मिलेंगे तो उसके बाद वो उसमें पैक करेगा और फिर आगे भेज देगा। अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि बिलफर्ज वो बिस्किट बहुत कम आ रहे हैं, उसको क्या आ रहा है, बहुत कम आ रहे हैं उसको बिस्किट, तो जो बिस्किट के वो जो पैकेट्स हैं वो उसको कम आएंगे, तो क्या होगा कि वो पूरा दिन बैठा ही रहेगा, क्योंकि उसके पास सप्लाई जो है वो कम है। सप्लाई वो जिसको जितनी सप्लाई जब मिलती है तो उसके बाद उसको पैक करके उसको फेंक दे, मतलब आगे कर देता है, फिर पूरा दिन बैठा रहता है। तो क्या इस काम से हम जो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है इस वर्कर की, उस वर्कर की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसका अंदाजा तो नहीं लगा सकते ना। यहाँ पे मेन काम हमारा यही है कि जो एंजाइम के जो हमारे पास वेलोसिटी है मैक्सिमम, उस चीज का हमने अंदाजा लगाना है कि एंजाइम फुल कैपेबल हो के कितना काम कर सकता है। अब एक वर्कर है, उसको अगर हम मतलब इंटरमीडिएट, मतलब हमारे पास दरमियानी किस्म के, उसको थोड़े अरसे के लिए मतलब पैकेट मिलना शुरू हो जाए, उसके बाद वो उसको पैक करके एक एक करता जाएगा, लेकिन फिर उसको प्रॉपर अगर वो सबस्ट्रेट करो जो बिस्किट्स हैं
उसके पैकेट्स अगर प्रॉपर नहीं मिलते तो क्या होगा कि वो वर्कर पूरा दिन या वेला बैठा होगा या हमारे पास उसका प्रॉपर काम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उसको पीछे सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती। अब दूसरा सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि वही वर्कर है, क्या है, वही वर्कर है, उसको हमने सबस्ट्रेट के ढेर लगा दिए। उसी वर्कर को हमने बिस्किट के पैकेट्स को ढेर लगा दिए कि तुम्हारा काम है इसको एक कार्टन में पैक करना और उसको आगे टेप करके आगे बेच देना। ठीक है, तो वो क्या है, जब उसको सप्लाई ज्यादा होगी तो वो मैक्सिमम जो है अपना काम 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, हम उसकी मुकम्मल कैपेसिटी देखना चाह रहे हैं कि 1 घंटे में वो कितना काम कर सकता है। तो उसी बेस पे है ना कि जब सबस्ट्रेट हम बहुत ज्यादा करेंगे, हम वो जो बिस्किट के पैकेट्स हैं वो ज्यादा करेंगे, तो वो उधर बैठा उसको जल्दी जल्दी पैक कर रहा होगा और आगे भेज रहा होगा, पैक कर रहा होगा और आगे भेज रहेगा। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि आया उस वर्कर का, किसका, उस वर्कर की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, उस वर्कर की, उस मजदूर की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, वो 1 घंटे में कितने कार्टन निकाल रहा है। वो बिलफर्ज 20 निकालता है, 30 निकालता है, 40 निकालता है, जितने भी निकालता है, लेकिन उससे हमें पता लग जाता है कि इसकी कैपेसिटी, इसके जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो ज्यादा है। ठीक है, वो स्पीड कितनी है वो उस चीज से हमें पता लगेगा जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो वहां पे ज्यादा करेंगे, तो फिर वो अपने फुल कैपेसिटी से काम करेगा और हमें वो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो जो स्पीड ऑफ वर्किंग है, उसका अंदाजा हो जाएगा। सेम यही सिनेरियो हम यहां पे अप्लाई करेंगे। कहां पे अप्लाई करेंगे, यहां पे हम अप्लाई करेंगे कि अगर हम इसी के एंजाइम को सबस्ट्रेट मुहैया कर दें, उसको प्रोवाइड कर दें, तो वो कितना हमारे पास अमाउंट ऑफ एंजाइम दे सकता है, क्या कर सकता है, कितना अमाउंट ऑफ एंजाइम, वो जो वी मैक्स है, वो जो हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम है, वो कैसे हमारे पास आ सकती है इस एंजाइम की। उसी के लिए सारी हमारे पास ये माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स होती है। स्पीड ऑफ रिएक्शन को, स्पीड ऑफ एंजाइम कैटालिसिस को डिटेक्ट करना कि वो स्पीड कितनी है, वो एंजाइम कितना जल्दी से काम कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास स्टेडी स्टेट और ये वगैरह। अब थोड़ा सा यहां पे आते हैं, किस पे आते हैं, यहां पे आते हैं। इसी के मुताबिक हमने ये ग्राफ ड्रा किया था जब हमारे पास सबस्ट्रेट कम थे, तो हमारे पास जो वी नॉट है वो हमारे पास 0.11 है। अभी हम वी नॉट क्या है हमारे पास, ये जो ग्राफ बनता है, ये जो माइकलिस मेंटेन ग्राफ जिसको बोलते हैं या माइकलिस मेंटेन प्लॉट बोलते हैं, ये प्लॉट बेसिकली होता किसके बीच में है, वी नॉट और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। किसके बीच होता है, वी नॉट और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन वेरिएट करते हैं या इंक्रीज करते जाते हैं, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन पे ये जो वी नॉट या इसको वी जीरो बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि टाइम जीरो है। इसका मतलब है जो इनिशियल हमारे पास क्या है, जो इनिशियल टाइम होता है, जो शुरू के टाइम होता है, या वी नॉट इनिशियल रेट जो होता है, उसको ये शो करता है। वी हमारे पास क्या है, बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जब शुरू हुआ था या जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए उसके बाद, तो वो वी नॉट और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के दरमियान एक ग्राफ होता है। क्या होता है हमारे पास, एक ग्राफ होता है, और बीच में ये जो हमारे पास हाइपरबोला बन रहा है, ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेसिकली शो करता है हमारे पास वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ रिएक्शन। वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ रिएक्शन के जैसे जैसे ये ऊपर नीचे जैसे भी जा रहा है, वो हमें शो कर रहा है कि सबस्ट्रेट की चेंजिंग की वजह से स्पीड ऑफ रिएक्शन पे कितना फर्क पड़ रहा है। स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, जो एंजाइम का काम है कि एंजाइम कितने अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, उसके बताने के लिए हमारे पास माइकलिस मेंटेन जो ग्राफ है प्लॉट किया जाता है। ठीक है, ये अलग से लेक्चर में हमने देखना है कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, इसी डाटा को इंशाल्लाह यूज करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये प्लॉट कैसे ड्राफ्ट करते हैं, ये जो हमारे पास माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन क्या कहते हैं कि जो वी नॉट है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो इनिशियल स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो इक्वल है वी मैक्सिमम के, मैक्सिमम स्पीड ऑफ रिएक्शन। मैक्सिमम स्पीड ऑफ रिएक्शन मैंने क्या कहा, ये डिपेंड करता है उस मजदूर के काम पे। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड या जो हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन वो किस चीज पे डिपेंड करता है। शुरू में अगर हम सबस्ट्रेट में कोताही करें, हम उसको जो बिस्किट के पैकेट्स हैं वो प्रॉपर प्रोवाइड ना करें, तो फिर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है कि हमारे पास सबस्ट्रेट नहीं मिल रहे। लेकिन अगर सबस्ट्रेट उसको बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, उस वर्कर को, उस मजदूर को, जो हमारे पास पैकेट्स हैं बिस्किट के जिसको उसने पैक करना है,
वो ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसके बाद अब वो एक प्रॉपर टाइम में कितनी पैकिंग कर सकता है, वो उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन, उसकी स्पीड ऑफ वर्किंग को डिफाइन करेगा। तो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, जो एंजाइम का जो हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, किस चीज पे हमारे पास अभी हमने कहा वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि वो एक एग्जैक्ट मतलब एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम में कितने प्रोडक्ट दे सकता है। तो वो अमाउंट ऑफ एंजाइम पे डिपेंड कर रहा होता है। क्या चीज है, जो हमारे पास वेट, हमारे पास ये जो वेलोसिटी है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, इनिशियली नहीं, वी मैक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। इनिशियली जो है वो हो सकता है सबस्ट्रेट की वजह से नहीं आ रहा हो या किसी और फैक्टर की वजह से, लेकिन जो वी मैक्स है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन है, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एंजाइम पे। किस पे, जो वी मैक्स है, ये बात याद रखना, वी मैक्स हमारे पास इक्वल होता है के इंटू अमाउंट ऑफ एंजाइम पे। किस पे, एंजाइम पे डिपेंड करता है, ये बात याद रखना। और ये के हमारे पास K2 या के कैट जो है, ये एक अलग सा फिनोमेना है, के कैटालाइसिस या टर्नओवर नंबर जिसको बोलते हैं, वो अलग सा फिनोमेना। लेकिन यहां से अभी हमने यही सीखा कि जो वी मैक्स है वो अमाउंट ऑफ एंजाइम पे डिपेंड करता है। कैसे कि बिलफर्ज अब सबस्ट्रेट ज्यादा थे, वहां पे पहले एक वर्कर काम कर रहा था, अब उसी फैक्ट्री में अगर 2 वर्कर काम करना शुरू हो जाए, तो क्या लगता है कि वो पैकेट्स जो है, अगर एक वर्कर 30 कॉटन निकाल रहा था 1 घंटे में, तो 2 वर्कर ज्यादा नहीं निकालेंगे। 2 वर्कर जो है वो 60 हो सकता है निकाल लें, 3 वर्कर 90 निकाल लें। इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो अगर हम अमाउंट ऑफ एंजाइम बढ़ाते जाएं, तो वी मैक्स जो है वो चेंज होता जाएगा। तो डिपेंडेंट है, वी मैक्स डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एंजाइम पे। तो ये वाला जो हमारे पास डाटा है, इस डाटा को हमने यहीं पे प्लॉट किया हुआ है। सिंपली ये देखो, हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कंसीडर किया, ये वाली, और यहाँ पे हमने कंसीडर किया जो हमारे पास इनिशियल रेट्स है, ये जो अमाउंट हाइड्रोलाइज्ड हुआ है। अब ये जो अमाउंट हाइड्रोलाइज्ड हुआ है, अगर इसको हम गौर से देखते हैं, तो ये नैनोमोल्स पर मिनट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नैनोमोल्स पर मिनट। उसका मतलब क्या है, अब देखो सिंपल वेलोसिटी, अगर हम सिंपल फिजिक्स की बात करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर हम सिंपल फिजिक्स की बात करते हैं, तो वहां पर भी वेलोसिटी हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, जो भी स्पीड हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम है। यहां पर भी वेलोसिटी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के, कितना प्रोडक्ट बना कितने टाइम में, उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल उसी वर्कर के अगर एग्जांपल लेते हैं कि उसका वी मैक्स क्या आएगा, जो उसका वी कितना आएगा, अगर उसने क्या किया, हमारे पास 60 प्रोडक्ट्स, कितने 60 प्रोडक्ट्स 60 मिनट्स में हमारे पास क्या किए, डिलीवर किया, या उसने 60 प्रोडक्ट्स बनाए, 60 हमारे पास कार्टन बनाए, तो वहां से स्पीड हमें निकल आ सकती है कि यार ये अच्छा है। अब वो स्पीड पे डिपेंड करता है कि किसको हम अच्छा कह रहे हैं और किसको नॉर्मल कह रहे हैं, किसको ये, वो स्केल है। लेकिन बिल बताने का मकसद क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट और टाइम पे, कि कितने टाइम में, बिलफर्ज 1 मिनट में कितना प्रोडक्ट निकला है, वो हमारे पास वेलोसिटी होगी। वो क्या होगी, वेलोसिटी। तो सेम यहां पे जो अमाउंट हाइड्रोलाइज हुआ है, अमाउंट हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है कि जितना इस पेनिसिलिन से अमाउंट कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोलाइज होकर पेनिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो प्रोडक्ट बना वो उसको डिफाइन कर रहा है। तो अगर 1 सबस्ट्रेट था, तो हमारे पास प्रोडक्ट था 0.11 नैनोमोल्स, ठीक है। ये माइक्रो थे, ये नैनोमोल्स पर मिनट, कि इतना प्रोडक्ट 1 मिनट में हमें मिला जब सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन 1 थी। जब सबस्ट्रेट हमने ज्यादा कर दिए, तो हमारे पास वही सेम अमाउंट ऑफ एंजाइम ने, क्योंकि अब सबस्ट्रेट ज्यादा हो गए, तो उसने 0.25 नैनोमोल्स पर मिनट दिए अगले ट्यूब में। उसके अगले ट्यूब में हमने देखा कि 1 मिनट में जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो उसने 0.34 नैनोमोल्स पर मिनट अमाउंट हाइड्रोलाइज की, जब सबस्ट्रेट ज्यादा होते जा रही है। अब ये सबस्ट्रेट हम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इस सबस्ट्रेट से क्या होता है, शुरू में हमने देखा कि पहले ये उसने 0.11 किया, फिर उसने 0.25 किया, फिर उसने 5 पे जाके 0.34 किया, इसी तरह 10 पे जाके हमारे पास 0.45 किया। लेकिन उसके बाद अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते गए, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता गया। इवन 30 पे हमने देखा तो वो 0.58 के करीब था, और 50 पे देखा तो 0.61 के करीब था। अब उसके बाद हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाए, ये स्पीड इससे आगे इंक्रीज नहीं करेगी। तो यहां पे
जो हमारे पास के हम सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है लेकिन स्पीड अब उससे आगे नहीं बढ़ रही एक रिएक्शन की, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वी मैक्स, मैक्सिमम स्पीड ऑफ दैट रिएक्शन ड्यू टू दैट एंजाइम। इस एंजाइम की वजह से मैक्सिमम जो हमारे पास प्रोडक्ट मिल सकता है वो हमारे पास वी मैक्स है। और वो इस पॉइंट पे कि उसके बाद हम चाहे जितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लें, इस पॉइंट से आगे स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं जाने वाला। तो ये चीज फिर डिफाइन करती है कि अब एंजाइम जो है वो किस टाइप का है। लेकिन फिर से बता रहा हूं, ये जो वी मैक्स है, अब ये हमने सेम अमाउंट ऑफ एंजाइम डाला, अगर इसी एंजाइम को हम डबल कर दें, जहां पे एक एंजाइम डाल रहे थे वहां पे अगर दो एंजाइम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डबल हो जाएगा। क्योंकि एक एंजाइम अगर उसके इतने वी मैक्स है तो जब उसमें दो एंजाइम आएंगे तो अब वो सबस्ट्रेट को और ज्यादा हाइड्रोलाइज करेंगे, तो ये वी मैक्स और भी ऊपर जा सकता है अगर हम अमाउंट ऑफ एंजाइम को वेरिएट करते जाएं। हम अमाउंट ऑफ एंजाइम इंक्रीज करते जाएं तो ये वी मैक्स इंक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब जो वी मैक्स है वो फंक्शन बन रहा है अमाउंट ऑफ एंजाइम पे। तो फिर ये वी मैक्स हमारे कंपैरेटिव स्टडी में काम नहीं आने वाला, क्योंकि वी मैक्स इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, चेंज हो रहा है किसके साथ, अमाउंट ऑफ एंजाइम चेंज करने के साथ। ठीक है, तो वो चीज, तो यहां पे वी मैक्स कॉन्सेप्ट हमें समझ आया कि वी मैक्स बिल्कुल क्या है असल में, कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं तो ये हाइपरबोला। अब यार ये बात याद रखना, जितने भी एंजाइम की अगर इस तरह की स्टडी करते हैं और वो इस वाले किसको, इस वाले ग्राफ को, इस वाले प्लॉट को फॉलो करते हैं, मतलब उनकी स्टडीज के बाद अगर ये प्लॉट हमें मिलता है तो उसको क्या कहेंगे, वो उन एंजाइम को कहेंगे फॉलोअर्स ऑफ द माइकलिस मेंटेन इक्वेशन या माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स वाले एंजाइम, जब उनमें इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। ठीक है, अब है क्या वी मैक्स, हमें पता होगा कि वी मैक्स है क्या। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशंस वो इजी हैं, वो सिंपल कैलकुलेटर में पुट करनी है, सिंपल मैथमेटिकल काम है। मेन चीज कॉन्सेप्ट है कि वी मैक्स क्या है। तो अब वी मैक्स हमारे पास बिलफर्ज इस एंजाइम का कि 50 कंसंट्रेशन पे भी वो 0.61 था, आगे अगर हम 100 कंसंट्रेशन भी करें तो वो 0.62, इसके आगे पीछे, इसलिए थोड़ा सा मैंने ऊपर बनाया कि अगर और इसको थोड़ा सा भी बढ़ा दें तो मैक्सिमम नहीं बढ़ने वाला, बस ये तकरीबन यहां पे आके जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो जो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन है वो तकरीबन अब सेम हो जाती है। अब जितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएं वो हमें मजीद रिएक्शन नहीं देने वाला, और उसकी रीजन भी यही है कि एक वक्त आता है कि जब फ्री एंजाइम हमारे खत्म हो जाते हैं। वी मैक्स कब होता है, वी मैक्स हमारे पास तब ही होता है कि जब एक रिएक्शन के दौरान हमारे पास कोई भी फ्री एंजाइम अवेलेबल ना हो। जितने भी एंजाइम हों वो सारे हमारे पास काम कर रहे हैं, वो सारे एंजाइम हमारे पास क्या हों, वो सारे एंजाइम हमारे पास ईएस फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हों या प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हों, हमारे पास कोई फ्री एंजाइम ना बैठा हो। एक फैक्ट्री की मुकम्मल कैपेसिटी का पता तब ही चलता है जब उसके अंदर काम करने वाले सारे वर्कर्स काम कर रहे हो, कोई वर्कर फ्री ना हो, तब उसकी मुकम्मल कैपेसिटी का पता चलता है। इसी तरीके से एक रिएक्शन के मुकम्मल जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ रिएक्शन तब ही होता है जब हमारे पास कोई फ्री एंजाइम अवेलेबल ना हो, जब हमारे पास सारे एंजाइम जो है, जितने भी हमने उसमें एंजाइम डाले वो सारे काम करें, उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो वी मैक्स होगी। ठीक है, तो शुरू में हमारे पास वी मैक्स नामो निशान ही नहीं था, जब हमारे ये कम थी तो वी भी हमारे पास कम था। फिर जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाते गए उसके साथ साथ वी मैक्स बढ़ गया। ठीक है, वी बढ़ गया और एक पॉइंट ऐसा आया कि उसके बाद वी जो है वो मजीद नहीं बढ़ रहा था, वो एक कांस्टेंट प्लेटियो के फॉर्म में हो गया। उस वाले पॉइंट को हमने कहेंगे वी मैक्स, जो कि किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, जो कि डिपेंड कर रहा है हमारे पास अमाउंट ऑफ एंजाइम्स पे। किस पे फिर बता रहा हूं, अगर हम एंजाइम डबल कर दें तो वी मैक्स हमारा और ऊपर चला जाएगा, अगर हम ट्रिपल कर दें ये और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। हाँ, एक सिचुएशन में कि जब हमारे पास सेम अमाउंट के लिए, सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सेम अमाउंट ऑफ एंजाइम हमने डाल दिए, तो उस वक्त की जिस तरह ये वाली सिचुएशन हमने कंसीडर किया, हमने एंजाइम वेरिएट नहीं किए, हमने अमाउंट ऑफ टाइम वेरिएट नहीं किया, तो फिर हमारे पास इस तरह का जो ग्राफ है वो बन गया। लेकिन अगर हम एंजाइम को वेरिएट करें, एंजाइम को कम ज्यादा कर दें, तो वी मैक्स उसके लिहाज से चेंज होगा। वी मैक्स इज द फंक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ एंजाइम। और वी मैक्स अगर यूनिट की बात करते हैं तो अभी बताया वी मैक्स हमारे पास होता है प्रोडक्ट और टाइम। जैसे यहां पे नैनोमोल्स पर मिनट, नैनोमोल्स पर सेकंड कहो, नैनोमोल्स
कुछ भी कह दो, लेकिन टाइम का यूनिट होना चाहिए। पर डे कर दो, पर ईयर कर दो, लेकिन होगा पर टाइम। ठीक है, तो वी मैक्स प्रोडक्ट ओवर टाइम, ये उसका यूनिट बनता है। ठीक है, लेकिन यहां से हमें एक चीज का पता नहीं चल रहा, और वो क्या है, वो है हमारे पास के यहां से ये नहीं पता चल रहा कि ये जो एंजाइम है उसका सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी क्या है, वो किस कदर सबस्ट्रेट को लाइक करता है, वो जिस सबस्ट्रेट को हम डाल रहे हैं उस एंजाइम में, क्या वो उसके साथ अफिनिटी है उसकी, वो रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। ये सारी चीजें ये अभी हमें वी मैक्स नहीं बता सकता। वी मैक्स हमें ये तो बता रहा है कि एंजाइम, अगर इस एंजाइम पे इसका इतना रिएक्शन हो सकता है, अगर इतने अमाउंट ऑफ एंजाइम डालोगे तो इतना रिएक्शन हमें मिल सकता है। लेकिन हमें ये नहीं बता रहा कि भाई ये जो सबस्ट्रेट हम डाल रहे हैं उसका इस एंजाइम के साथ लगाव कितना है। ये तो नहीं है कि हम सबस्ट्रेट डालेंगे और एंजाइम ऐसे खड़ा हुआ है, उसको कोई मुंह, किसी सबस्ट्रेट को मुंह नहीं लगा रहा। ठीक है, वो जो अफिनिटी है क्या टुवर्ड्स सबस्ट्रेट, एंजाइम की अफिनिटी टुवर्ड्स सबस्ट्रेट, वो हमें वी मैक्स नहीं बता रहा। उसके लिए माइकलिस मेंटेन ने क्या किया, एक और चीज, एक और हमारे पास पैरामीटर, एक पैरामीटर तो क्या हुआ, वी मैक्स हुआ, उसकी होप्स के समझ आ गई होगी। दूसरा पैरामीटर, ठीक है, एंजाइम क्या है जो माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स है, उसमें ये दो चीजें समझ आ गई, आगे किसी चीज में मसला नहीं होगा। एक हमारे पास वी मैक्स, एक हमारे पास के एम, माइकलिस कांस्टेंट। ये क्या है हमारे पास, माइकलिस कांस्टेंट, माइकलिस कांस्टेंट या के एम। अब ये के एम क्या है, बाज़ दफा लोग क्या देते हैं कि के एम क्या है, के एम हमारे पास वो अमाउंट है सबस्ट्रेट के जिस पे जो हमारे पास रिएक्शन है वो वी मैक्स पे चला जाए, वो के एम नहीं है। मतलब वो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जिस पे एक जो रिएक्शन है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए, वो केएम है, वो केएम नहीं है, ये बात याद रखना। नहीं तो वी मैक्स हमारे पास अगर इसको कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट हमारे पास यहाँ पे कहीं आती। के एम क्या बला है, के एम याद रखना, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जिस पे एक एंजाइम, जो जिस एंजाइम को स्टडी कर रहे हैं उस एंजाइम के जो हमारे पास क्या बोल रहा हूं, जो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जिस पे रिएक्शन जो है वो वी मैक्स के हाफ हो जाए। किसके हाफ हो जाए, वी मैक्स पे। मतलब वो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जिस पे अगर बिलफर्ज वी मैक्स यहां पे 0.6264 इतना कुछ है, तो उसका मुकम्मल हाफ, वो हमारे पास जो वी होगा उस पे जो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट होगी वो हमारे पास के एम होगा, वो हमारे पास क्या होगा, के एम। इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं, ज्यादा इजी समझ आता है। अगर ऐसे हम बोलें तो बड़ा मसला हो जाता है। मैथमेटिकली अगर इसको हम देखते हैं, अमाउंट, व्हाट इज के एम, के एम इज द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब इसमें नहीं देखना, इसमें देखना है जो सबस्ट्रेट की अमाउंट है। के एम इज द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जिस अमाउंट पे हमारे पास जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो वी मैक्स के आधे के बराबर हो जाए। मतलब जो वी नॉट है हमारा वो हो जाए वी मैक्स का आधा, वी मैक्स बाई 2 हो जाए, तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट है वो के एम के बराबर होगी। कैसे, इसी वी नॉट को हम इसी में पुट कर लेते हैं, वी नॉट की जगह मैं वी मैक्स बाई 2 लिख देता हूं। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा V max dot S amount of substrate divided by Km plus substrate। अब यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, V max dot Km plus S is equal to 2 dot V max dot S। ठीक है, अब V max से कैंसिल हो जाएगा तो Km प्लस एस बराबर हो जाएगा 2s के। अब ये s उधर जाके नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा, माइनस होगा तो 2s माइनस एस। के एम किसके बराबर आ जाएगा, के एम हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के। 2s में से एक s निकाला तो सिर्फ एक s रह गया। तो के एम क्या है, के एम हमारे पास अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट है जो कि कब होती है, जब हमारे पास वी नॉट वी मैक्स बाई 2 के बराबर हो। वो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जिस पे स्पीड ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम स्पीड के हाफ हो उसको बोलेंगे के एम।
ये क्या है हमारे पास है, ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा इसको बोलेंगे के एम। और ये के एम अगर हम गौर से देखते हैं तो ये के एम बेसिकली क्या है, ये अफिनिटी को, एक एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ क्या अफिनिटी है उसको डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट की अफिनिटी। क्या मतलब, और वो भी है हमारे पास रिवर्स, रिवर्स कह रहा हूं, उल्टा। उल्टा मतलब क्या है कि अगर Vmax कह रहा हूं, अगर Km ज्यादा है मतलब Km का अफिनिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। अफिनिटी के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर Km ज्यादा है तो अफिनिटी ऑफ एंजाइम टुवर्ड्स सबस्ट्रेट कम होगी। अगर Km कम है तो अफिनिटी ऑफ एंजाइम टुवर्ड्स सबस्ट्रेट ज्यादा है। कम का मतलब क्या है, यही ग्राफ है। अगर मैं इसमें क्या करता हूं, इसी सबस्ट्रेट में कोई इनहिबिटर डाल देता हूं, कोई और चीज डाल देता हूं, तो अब क्या है कि वो इनहिबिटर डालने की वजह से उस सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम की एफिनिटी कम हो जाती है। तो ये ग्राफ हमें कोई यहां से ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। क्या होगा, मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं, ये ग्राफ हमें कोई ऐसे दिखाई देगा। अब अगर मैं इसका Km निकालता हूं तो अब 0.32 हमारे पास यहां पे कहीं है जो हाफ Vmax है। तो इसका अगर मैं Km निकालता हूं तो ये Km कोई यहां पे आएगा, कोई 25 बिलफर्स, पहले 5 पे था अब 25 पे। Km क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब Km इंक्रीज होता है तो अफिनिटी ऑफ एंजाइम टुवर्ड्स सबस्ट्रेट कम हो जाती है। इसका मतलब क्या कि अगर हमारे पास ये ग्राफ राइट पे शिफ्ट होता है, ये ग्राफ हमारे पास यहां से राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो Km की वैल्यू इंक्रीज करेगी। Km की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अब इस एंजाइम की उस सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी कम हो गई है, बड़ी मुश्किल से उसके साथ बाइंड करेगा, बड़ी मुश्किल से वो प्रोडक्ट बनाएंगे, बड़ी मुश्किल से वो Vmax को अटेन करेगा। इसके बरक्स अगर मेरा ग्राफ इधर जाता है ऐसे, ठीक है, इधर जाने का मतलब क्या है कि अब हमारे पास अगर मैं Vmax निकालता हूं तो वो पॉइंट तो ये है, Vmax ये है, उसका हाफ Vmax वो ये है। यहां पे मैं Km निकालूंगा तो वो 5 से भी कम होके कोई 2 के करीब आ जाएगा। तो क्या हुआ, Km कम हो गया। Km कम का मतलब क्या है, अफिनिटी ज्यादा हो गई। तो अगर हमारे पास ये जो माइकलिस मेंटन ग्राफ है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है तो हमारे पास वो ये चीज शो करता है कि इस सबस्ट्रेट की, इस एंजाइम के साथ अफिनिटी ज्यादा है। ये बहुत कम टाइम लेता है और बहुत जल्दी ये हाफ Vmax को अटेन कर लेता है, बहुत ही कम सबस्ट्रेट के साथ। ज्यादा सबस्ट्रेट डालते हैं यहां पे मतलब क्या है कि एक एंजाइम है उसमें अगर हम कम सबस्ट्रेट डालें तो कोई रिएक्शन ही शो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि उस एंजाइम के उस सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी कम है। लेकिन अगर वहीं पर हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है कि अगर हमने थोड़े से ही सबस्ट्रेट डाल दिए और उस थोड़े से सबस्ट्रेट में भी एंजाइम जो है वो हाफ Vmax पे चला गया, उसकी जो स्पीड है वो हाफ Vmax पे चली गई है, तो इसका मतलब क्या है कि अफिनिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है, अफिनिटी ज्यादा है। तो ये हमारे पास Km बेसिकली इसके लिए होता है। Km हमें क्या बताता है, Km हमें बताता है कि एक एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी ज्यादा है या कम है। क्या है, ज्यादा है या कम है। अब ये जो Km है ये अमाउंट ऑफ एंजाइम के साथ वेरिएट नहीं करता, ठीक है। वो लग रहा होगा कि अगर हम अमाउंट ऑफ एंजाइम ज्यादा कर दें तो Vmax ज्यादा होगा, Vmax ज्यादा होगा तो उसके साथ जो चेंजिंग होती है वो अपेरेंट Km है, वो एक और फलसफा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल Km जो है वो एक एंजाइम का वेरिएट नहीं करता, वो एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए वो स्पेसिफिक वैल्यू ही आती है। वो भी क्या वैल्यू आती है, कंसंट्रेशन। Km बेसिकली क्या है, हमारे पास कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है ना। तो मतलब ये कंसंट्रेशन है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, मोलारिटी है, जो भी है, लेकिन कंसंट्रेशन का यूनिट होगा। तो Km हमारे पास मोलारिटी है। क्या है हमारे पास, मोलारिटी है। तो Km अफिनिटी को शो करता है, सबस्ट्रेट की अफिनिटी को शो करता है, जबकि जो Vmax है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को शो करता है। Vmax वेरिएट कर सकता है, अगर हम अमाउंट ऑफ एंजाइम को वेरिएट करें तो Vmax वेरिएट करेगा, जबकि Km जो है वो वेरिएट नहीं करेगा। उसके बाद जो यूनिट है Vmax का वो क्या है, प्रोडक्ट ओवर टाइम है या कंसंट्रेशन ओवर टाइम है। लेकिन Km का यूनिट क्या है, Km का यूनिट सिंपल कंसंट्रेशन है।
Km का वही यूनिट होगा जो कि कंसंट्रेशन का यूनिट है। अगर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब कर रहे हो तो वो उसका यूनिट होगा, अगर मोलैरिटी में कर रहे हो तो वो इसका यूनिट होगा। अब बिलफर्ज ये पेनिसिलिन यहां पे माइक्रोमोलर में था, तो 5 अगर Km आया है, क्या आया है 5 Km आया है, तो Km हमारे पास होगा 5 माइक्रोमोलर, क्योंकि इसका यूनिट और सबस्ट्रेट का यूनिट सेम है। अब यहीं पे ये जो Km है ये माइकलिस कांस्टेंट है, जो कि शो करता है कि अफिनिटी एक एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ क्या है। अब इसी के साथ एक और हमारे पास टर्म होती है Kcat, कांस्टेंट ऑफ कैटालाइसिस। क्या है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ कैटालाइसिस। अब कांस्टेंट ऑफ कैटालाइसिस या Kcat, इसको थोड़ा सा समझो। Kcat क्या है? Kcat का एक और नाम भी है टर्न ओवर नंबर, कहीं तो नाम सुना होगा, ठीक है, टर्न ओवर नंबर या फिर Kcat, कांस्टेंट ऑफ कैटालाइसिस। कांस्टेंट ऑफ कैटालाइसिस का मतलब क्या है, इसको अगर मैं इन फॉर्मूला लिखूं तो Vmax हमारे पास इक्वल होता है Kcat इंटू अमाउंट ऑफ एंजाइम्स, इंटू अमाउंट ऑफ एंजाइम्स। मतलब इसके साथ इसका थोड़ा सा रिलेशन है। Vmax हमारे पास क्या है, वो Kcat ओवर अमाउंट ऑफ एंजाइम्स है, और अमाउंट ऑफ क्या है, एंजाइम्स हैं। तो Kcat क्या होगा, Kcat हमारे पास ये चीज बताता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक एंजाइम कितने मॉलिक्यूल्स दे सकता है, कितना प्रोडक्ट दे सकता है। मतलब एक घंटे में एक एंजाइम कितने प्रोडक्ट्स दे सकता है। एक रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूं, कि थोड़े बहुत प्रोडक्ट नहीं होते। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का नाम सुना होगा, किसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो वो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है वो एक सेकंड में, किसमें, एक सेकंड में हमारे पास क्या करता है, एक सेकंड में हमारे पास 6 मिलियन प्रोडक्ट्स देता है। थोड़ी बात नहीं है। तो वो जो उसका एक सेकंड में जो 6 मिलियन प्रोडक्ट्स है, जो 6 मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक सेकंड में, वो उसका क्या है, Kcat है, वो उसका टर्नओवर नंबर है। कि एक एंजाइम एक मिनट में बिलफर्ज 100 प्रोडक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, 100 प्रोडक्ट दे रहा है एक मिनट में। तो वो जो 100 प्रोडक्ट एक मिनट में है वो उसका टर्नओवर नंबर है, वो उसका Kcat है, वो उसका क्या है, Kcat है। मतलब ये Vmax को अगर मैं अमाउंट ऑफ एंजाइम पे डिवाइड कर दूं, इस ET को इधर ही ले आता हूं, ठीक है, यहां पे मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो Kcat की वैल्यू हमें निकल आएगी। क्या निकल आएगी हमारे पास, Kcat की वैल्यू। अब इसका यूनिट देखो, Kcat क्या है, यहां से मैं इसको लिख लेता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि टर्नओवर नंबर क्या होता है। टर्नओवर नंबर का मतलब, या Kcat का मतलब होता है कि एक जो एंजाइम है वो एक सेकंड में या एक प्रॉपर टाइम में कितने प्रोडक्ट्स दे सकता है। एक नंबर आएगा हमारे पास जिसको टर्नओवर नंबर कहते हैं। बिलफर्ज कंपनियों में भी होता है कि इस साल हमारा टर्नओवर जो था वो इतना रहा। इसका मतलब क्या है, या इस महीने में हमारा टर्नओवर इतना रहा। मतलब क्या है कि इस महीने में, मतलब अब अमाउंट ऑफ टाइम आ गया ना, एक महीना 30 डेज, इन 30 डेज में हमने 2 करोड़ का बिजनेस कर लिया। तो वो हमारा क्या हुआ, टर्नओवर नंबर हुआ। जो 2 करोड़ एक महीने में, वो क्या है, टर्नओवर नंबर। Kcat अभी हमने क्या फॉर्मूला निकाला, Vmax बाय अमाउंट ऑफ एंजाइम होता है, ठीक है। तो Kcat विल बी इक्वल टू Vmax। अभी हमने देखा Vmax क्या था, प्रोडक्ट ओवर टाइम। क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट ओवर टाइम। तो इस Vmax की जगह मैं इसके यूनिट्स निकाल रहा हूं। प्रोडक्ट ओवर टाइम, प्रोडक्ट भी कंसंट्रेशन है, ओवर टाइम मतलब वो भी कंसंट्रेशन है, इसको मैं पर सेकंड बिलफर्ज लिख देता हूं, और ये साथ में अमाउंट ऑफ टाइम एंजाइम। अब ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, दोनों कंसंट्रेशन खत्म। तो ये पर सेकंड नहीं, ये सेकंड तो ऐसे नीचे आएगा ना, पर सेकंड हो गया। तो अब Kcat जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 1 पर सेकंड या नंबर पर टाइम। अब पर सेकंड या इसका कोई भी नंबर होगा। बिलफर्ज मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस का Kcat लिखता हूं, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है उसका Kcat है कितना, 6 मिलियन पर सेकंड, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 6 मिलियन पर सेकंड। तो ये Kcat आ जाता है। Km क्या है, वो कंसंट्रेशन है। Kcat क्या है, वो हमारे पास प्रोडक्ट पर टाइम है, या हमारा प्रोडक्ट कह रहा हूं नंबर पर टाइम है। Kcat हमारे पास Vmax पर अमाउंट ऑफ एंजाइम है।
ठीक है, वो क्या है, तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि के कैट या टर्नओवर नंबर वो ये बताता है कि एक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम में कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे सकता है। के एम हमें यह बताता है कि वो एंजाइम किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ कितना अफिनिटी रखता है, कितना उसको लाइक करता है। के एम हमें ये चीज बताती है। इसी के बेस पे हमारे पास के कैट और के एम की कोर ओवर के एम की कोर हमारे पास पैरामीटर निकलता है, उसको आज हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन के कैट का पता हो, के एम का पता हो, फिर वी मैक्स का पता हो। माइकलिस मेंटेन किनेटिक्स में ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तीन भी नहीं, के कैट जो है वो अमूमन यूज किया जाता है जब बहुत ज्यादा स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस हो। ठीक है, तो उस ज्यादा स्टेप्स ऑफ रिएक्शन में हम ये आगे हम इसके डेरिवेशन में इंशाल्लाह देखेंगे कि इसकी डेरिवेशन में एक स्टेप आता है जिसमें हम कहते हैं कि जो वी मैक्स है वो K2 इंटू टोटली अमाउंट ऑफ एंजाइम पे डिपेंड करेगा। लेकिन K2 वो तब होगा जब हमारे पास दो स्टेप्स का रिएक्शन है। अगर स्टेप्स के रिएक्शन ज्यादा, मतलब कोई रिएक्शन ज्यादा स्टेप्स में फॉलो हो रहा है, तो वहां पे K2 K3 वो चीजें वेरिएट करेंगी, तो उसकी जगह हम फिर बोलते हैं कि वी मैक्स हमारे पास के कैट इंटू अमाउंट ऑफ एंजाइम बनता है। ठीक है, तो के कैट हमारे पास बेसिकली टर्न ओवर नंबर है। क्या हमारे पास टर्न ओवर नंबर। तो ये थी हमारे पास माइकलिस मेंटेन किनेटिक्स। ठीक है, इसके पैरामीटर्स, पहले तो इसके जो स्टेडी स्टेट, प्री स्टेडी स्टेट वो चीजें क्या थी, उसके बाद इसके पैरामीटर्स क्या थे इसमें, जिसमें वी मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर के एम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर के कैट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके पैरामीटर्स हैं। जब ये चीजें समझ आ गई तो उसके बाद अब देखो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये जो वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस, इसमें मेन चीजें हमारे पास यही दो समझी थी कि वी मैक्स क्या है और के एम क्या है। अगर ये चीजें हमें समझ आ गई तो हमें मुश्किल नहीं रहता। बिलफर्ज ये इसके डेरिवेशन के बाद ये प्लॉटेशन कैसे होती है वो भी हम सीखेंगे कि प्लॉटेशन, अब ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, हम किसी भी अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि वी मैक्स क्या है और के एम क्या है, तो हम किसी भी अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट पे, मतलब हम ये तो हमने तीन चार ले लिए ना, हम अगर बिलफर्ज कहें कि यहाँ पे 20 नहीं है, 20 पे क्या आएगा, तो 20 सिंपल वी नॉट हमें कैसे फाइंड करना है, वी नॉट हमारे पास वी मैक्स है, वी मैक्स यहां से फाइंड होगा जो 0.62 है, क्या है 0.62 इंटू अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट किस पे फाइंड कर रहे हैं, 20 पे फाइंड कर रहे हैं, तो इंटू 20 डिवाइडेड बाय के एम हम निकाल लेंगे यहां से, के एम 5 है, प्लस 20, प्लस क्या है 20, इसको कैलकुलेटर में डाल दो तो एग्जैक्ट वो अमाउंट जो यहां पे है उस तरह की आ जाएगी। ये हमें वी मैक्स का ये फायदा होता है हमारे पास, अगर हमें वी मैक्स और के एम क्या बुलाए हैं ये समझ आ जाए तो ये सारी चीजें फिर आसान हो जाती हैं। अब इसमें बड़े मसले हैं, मतलब काफी सारे मसले, लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, सबस्ट्रेट हमें इन्फिनिटी पे लेना पड़ता है, बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट लेना पड़ता है, और उसके बाद और क्या लिमिटेशंस हैं कि वो ये जो हमारे पास टू स्टेप्स रिएक्शन में ही पॉसिबल है, सिंपलेस्ट एंजाइम में पॉसिबल है, जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिला, ईएस बना और उसने प्रोडक्ट्स बना लिए, तो ये चीजें पॉसिबल है। जब स्टेप्स ज्यादा हो जाए, जिसमें एक एंजाइम उसके साथ एक सबस्ट्रेट आता है, फिर उसको कोई प्रोडक्ट होता है, वो दूसरे एंजाइम के लिए वो फिर सबस्ट्रेट के तौर पर काम करता है, फिर वो तीसरा चौथा इस तरह काम होता है, या फिर एक ही एंजाइम कई सबस्ट्रेट को साथ कर सकता है। बेहतरीन एग्जांपल मैं बताता हूं, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हेक्सोकाइनेज होता, वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम वो एट अ टाइम ग्लूकोज के पे ऊपर जो है वो फास्फेट को ऐड भी कर रहा था और एट अ टाइम एटीपी से फास्फेट को ले भी रहा था, दो सबस्ट्रेट एट अ टाइम काम कर रहा था, तो वहां पे ये चीज फॉलो नहीं कर पाती। इसकी लिमिटेशंस है, लेकिन ये कोई खास बड़ी लिमिटेशंस नहीं है। हाँ, इसका अल्टरनेटिव, ये इस ग्राफ को समझना काफी मुश्किल हो जाता है, तो इसके अल्टरनेटिव में यही वैल्यूज को यूज करके लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट ने, जो लाइन-वीवर बर्ग था उसने थोड़ी चेंजिंग की है, और इसकी वजह से एक और जो आजकल बायोकेमिस्ट में बहुत ज्यादा मशहूर है लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट, वो डिवाइस कर दिया। तो वो भी इजी है जब ये पैरामीटर समझ आ गए ना, क्योंकि उसमें भी वी मैक्स यूज होना है, उसमें भी के एम यूज होना है, उसका फायदा ये होगा कि हमें अमाउंट एग्जैक्ट मिलेगी। यहां तो वी जो मैक्स है वो वेरिएट कर सकता है, यहाँ पे के एम जो है वो वेरिएट कर सकता है। लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट में चीज हमें एग्जैक्ट मिलना शुरू हो जाती है, तो उसको हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे कि वो कैसे होती है। मेन चीज वी मैक्स और के एम के कैट ये क्या अप्लाई है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, उन चीजों को समझना था।
तो इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में हमने देखना है कि वी मैक्स जो हमारे पास माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है वो डिराइव कैसे होती है, उसका मैथमेटिकल काम कैसे होता है। उसके बाद इसकी ये जो ग्राफ प्लॉटेशन है, ये जो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर ग्राफ है, ये कैसे प्लॉट करते हैं, इस डाटा को यूज करके ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, इस चीज को हमने सीखना है। तो जब ये चीजें समझ आ जाती है तो फिर लाइन व्यूअर बर्ग प्लॉट जो है वो मुश्किल नहीं रहता, या उससे अगले जो डेरिवेटिव्स है वो मुश्किल नहीं होते। तो दैट वाज ऑल अबाउट माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स। तो होप सो कि आपको काफी सारी चीजों की जो है वो समझ आ भी गई होगी, और काफी सारी जो चीजें हैं वो अभी माइंड में चल रही होंगी। तो जो बातें भी माइंड में चल रही हैं उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करो, और लेक्चर्स का इंतजार कर दिया करो। हो सकता है कि कभी कभी वो जो बात माइंड में चल रही है तो वो अगले लेक्चर में उस बात को हम डिस्कस कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।